BHI 144 वीडियो के सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम तीर्थ वंशावलियों तथा पारिवारिक दस्तावेज का अध्ययन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तीर्थ वंशावली, जो कि भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों और ब्राह्मण पांडवों द्वारा दर्ज किया जाता है, और यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और परंपरा है, या कह सकते हैं परंपरा है। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जैसे, साथ ही पुरी जैसे विख्यात केंद्र जहां इस तरह की परंपरा देखने को हमें आज भी मिलता है। भारतीय संस्कृति परंपरा में तीर्थ यात्रा हमेशा से एक मूलभूत धार्मिक कर्तव्य रहा है। मंदिरों, नदियों, पर्वतों, सागरों के आसपास केंद्रित विभिन्न स्थान हैं और इन स्थानों में अनुष्ठानों का कार्य किया जाता है, जो कि पुरोहितों द्वारा किया जाता है। इनमें से कुछ स्थानों में तीर्थयात्रियों के संबंध में विवरण को दर्ज करने की परंपरा चली आ रही है। जब वे वहाँ पे यात्रा कराते, दिलचस्प रूप से इन दस्तावेजों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सदियों से इन्हें व्यवस्थित रूप में दर्ज किया जा रहा है और अभी भी यह एक जीवित परंपरा के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार की जो परंपराएं हैं वो हमें आज भी देखने को मिलती है। आप हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुरी जैसे तथा अन्य जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ इस तरह की परंपरा आज भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ जो यात्री यात्रा करने आते हैं वे अपने परिवार के संबंध में अपने विवरण वहाँ दर्ज करवाते हैं, या फिर वहाँ दर्ज विवरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। उनसे उनके वंश की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो परंपरा है वह आज भी जीवित रूप में विद्यमान है। सदियों से इस परंपरा का जीवित रहना ही इस परंपरा के गहरे महत्व की ओर संकेत करता है। आप खुद विचार कर सकते हैं, अगर कोई परंपरा इतने समय से अगर चली आ रही है तो इसका निश्चित ही बहुत अत्यधिक महत्व होता होगा। और महत्व है, इन तीर्थ स्थलों के दस्तावेज में यात्रियों की कई पीढ़ियों की जानकारी हमें उनके कुल के अनुसार लिखी जाती है। अक्सर ही किसी विशेष वंश या परिवार के दस्तावेजों को एक निश्चित पुरोहित द्वारा लिखा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों को उसके वंशज संभाल के रखते हैं। पुरोहितों और तीर्थयात्रियों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों के बीच निरंतर होने वाली यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के धार्मिक तथा अनुष्ठानिक संबंध के माध्यम से होती है, जो भारतीय समाज में अस्तित्व में रही जजमानी व्यवस्था के समान है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जिस भी पुरोहित का, जिस भी परिवार के वंशावली का लेखन किया जाता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आने वाले वंशज इस प्रकार के दस्तावेज को संभालते हैं और इस प्रक्रिया को आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। यह पीढ़ीगत जो अंतःक्रिया है, दस्तावेज के अद्यतन लिखने की जो प्रक्रिया है, समय के गुजरने के साथ समय समय पर जानकारियों को लिखते बनाए जाने के कारण यह एक वंशावली दस्तावेज का रूप लेता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी इन दस्तावेजों के माध्यम से किसी विशेष परिवार के एक वंश वृक्ष यानी कि उसके वंशों के बारे में, उसके पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं हम देखें तो जगन्नाथ मंदिर में इस परंपरा को वर्जा या वरिजा कहते हैं। वर्जा की व्यवस्था मंदिर की सेवाओं का ही एक हिस्सा है। पांडवों का एक समूह, विशेषकर प्रतिहारी पांडवों को यह कार्य सौंपा गया है, जिन्हें यात्री भी कहा जाता है क्योंकि वे तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करते हैं। इन पांडवों को पुराने समय में ताम्रपत्र भी प्रदान किए जाते थे, जिनमें उन्हें महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष शासक परिवारों का कुल पुरोहित घोषित किया गया है। हरिद्वार में इन दस्तावेजों को वंशावली कहा जाता है। इसे दो प्रकार के पांडव, तीर्थ पुरोहित और महाब्राह्मण के द्वारा व्यवस्थित रखा जाता है। इनमें से जो पहले प्रकार के पुरोहित हैं उन्हें वे उच्च जातियों के दस्तावेजों को व्यवस्थित रखते हैं, वहीं दूसरे
वे अन्य जातियों की जानकारी को दर्ज करते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो कुछ पारिवारिक दस्तावेज पे नज़र डालते हैं और इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। इस प्रकार के जो दस्तावेज हैं, पारिवारिक दस्तावेज, इसमें हम अगर देखें तो इन दस्तावेजों में हमें जो पारिवारिक दस्तावेज होते हैं उसमें जो ऊपर हमने पढ़ा, जैसे वंशावली, तीर्थ वंशावली, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती, बल्कि इससे कुछ भिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये पारिवारिक दस्तावेजों से हमें किसी कुटुंब की उत्पत्ति या अपनी समकालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ किसी वंश की प्रतिष्ठा या दर्जे को लेकर किसी अतीत की जानकारी प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये मुख्यतः उन परिवारों की व्यापारिक गतिविधियों तथा इस संबंध में राजसत्ता के साथ उनके संबंधों की ओर संकेत मिलते हैं। अगर इस प्रकार के उदाहरणों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक गुजराती बैंकिंग घराना था जिसका नाम हरि भक्ति परिवार से वह संबंध रखता था। इन्हें पेशवा के राजनीतिक केंद्र पूना में अपना दफ्तर खोला। इनके दस्तावेज से यह जानने में हमें सहायता मिलती है कि किस तरह बड़े व्यापारिक मराठा राज्य में कई बड़ी भूमिका का वे निर्वाह कर रहे थे। इसी प्रकार हम देखें तो हमें बंगाल के इसी प्रकार के एक बैंकिंग जो कुटुंब थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप जब भी बंगाल का इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें आप जगत सेठ के बारे में पढ़ते होंगे। हमें इस प्रकार के दस्तावेज से उनके परिवार का इतिहास, उनके व्यापारिक गतिविधियों के विकास का इतिहास हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो दस्तावेज हैं, पारिवारिक दस्तावेज, इनके तहत हमें घरानों में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की परंपरा रही थी। इस तरह के दस्तावेज हमें व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही इन परिवार के राजसत्ता के साथ संबंधों को बताते हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि किस तरह इन गतिविधियों के बीच कुछ परिवारों का समय के साथ विकास हुआ और कैसे पूर्व आधुनिक भारत में व्यापारिक वाणिज्यिक संस्था के केंद्र में वंश या परिवार का महत्व बना हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हमने पारिवारिक दस्तावेज और तीर्थ वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और BHI 144 के क्रम में आपको इस सब से, वंशावली से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर एक बार में यह समझ में नहीं आता है पूरी तरह तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसे बताने का प्रयास किया है। तो चलिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट